कक्षा दशम रूसी क्रांति और महामंदी सामाजिक विज्ञान, इस पर हम चर्चा कर रहे थे भैया बहन। आइए हमारा इतिहास के इन पन्नों को और भी पलटने का प्रयास करें कि आखिर क्या हुआ रूस में और कैसी कैसी वहाँ परिस्थितियाँ बनते गई हैं। भैया बहनों, मैं पिछले कालखंड में आपको बताया कि वहाँ पर जार है ना, जार की शासन थी। उसने भी निरंकुश तानाशाही अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद लेनिन, उसने भी अपनी तानाशाही शासन के माध्यम से अपना निरंकुश राजतंत्र की उन्होंने स्थापना की। भैया बहनों, हम देखते हैं फिर उसके बाद आया स्टालिन। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में नई सरकार बनी और कुछ ही साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बन गया। वह नेतृत्व संभालते ही उसकी नीतियों का विरोध होने लगा भैया बहन, और साथ ही साथ विरोध करने वाले उन नेताओं को यहाँ तक जान से मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब स्टालिन ने भी अपना ही निरंकुश राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। इस तरीके से हम देखते हैं 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह वह बना रहा। अर्थात वहां पर एक से एक राजतंत्र शासक हुए, मगर कहीं ना कहीं वो तानाशाही शासन को ही स्थापित किया। उसके बाद हम और आगे चलते हैं औद्योगिकरण। भैया बहनों, मैंने उस समय बताया था औद्योगिकरण माने क्या? ऐसी व्यवस्था जिसमें प्राचीन यंत्रों एवं मशीनों के बदले नए यंत्रों एवं मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाना, ये औद्योगिकरण कहलाता है। अब क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों एवं खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया भैया बहन। मतलब अब निजी नहीं रहेगा, ये सब क्या होंगे? शासकीय होंगे। और निजी संपत्ति खत्म कर दी गई। अब उनका संचालन राज्य द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद देखते हैं तो सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की बड़ी चुनौती थी भैया बहनों। उसका कारण क्या था? एक तो 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में रूस भी शामिल था। फिर उसके बाद हमने देखा वहां पर किसान, मजदूर, सैनिक सब के सब अपने ही सरकार के विरुद्ध लड़ रहे थे, जिसको हम गृह युद्ध कहते हैं। तो युद्ध, क्रांति और गृह युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई। अब कहा कि नहीं, हम अपने योजनाबद्ध तरीके से अपने देश के इस चीजों की शुरुआत करेंगे, जिसमें औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया गया। लेकिन भैया बहनों, इसके लिए धन चाहिए। कोई भी उद्योग धंधा को बढ़ावा देना है तो उसके लिए धन चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता थी, उनका भी उनके पास अभाव था। ऐसे में पहले विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए गए और उनकी मदद से उद्योग निर्मित किए जाने लगे। जहां तक धन और पूंजी का जो सवाल है, तो वहां पर भैया बहनों रूस ने कैसी व्यवस्था स्थापित किया, इसको हम जानने का प्रयास करें तो यहां पर यह देखने को मिला कि यह किसी विदेशी स्रोत से उपलब्ध नहीं था। धन कहां से आएगा? तो बोले हम कैसे धन उपलब्ध कराएंगे? तो रूस को अपने स्रोतों से व्यवस्था करनी पड़ी। इसके लिए जितनी भी बचत उपलब्ध थी उसे उद्योगों में झोंक दिया गया। यहां तक भैया बहनों मजदूरों का वेतन कम रखा गया, किसानों पर टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया, ताकि अतिरिक्त हमें पैसा मिल सके और हम अपने उद्योगीकरण को बढ़ावा दे सकें। यह माना गया कि उद्योगों के विकास के से बाद में मजदूरों व किसानों को फायदा मिलेगा। बोले अभी हम किसानों का टैक्स जो लगा रहे हैं या मजदूरों को कम वेतन दे रहे हैं, बाद में हमारे कल कारखाने जब औद्योगिकरण को निरंतरता मिलेगी तो बाद में इन सब को फायदा होगा। प्यारे भैया बहनों, 1928 के बाद हम क्या देखते हैं? तो 1928 के बाद वहां पर देखने को मिलता है कि औद्योगिकरण तेज हुआ और इसमें भारी उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, बिजली, मशीन उत्पादन आदि का इस पर विशेष जोर दिया गया। और 1940 तक सोवियत संघ एक ताकतवर औद्योगिक देश के रूप में उभरकर सामने आया। भैया बहनों, इस तरीके से वहां उद्योग धंधा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। उसके बाद हम कृषि का सामूहिकरण देखते हैं भैया बहनों। 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित कर दी गई। अब यह जो जमीन है, छोटे और मध्यम दर्जे के जो किसान हैं उनको यह जमीन बराबर बांट दिया गया। इससे कृषि कार्य
किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला और खेती के तरीके को भी, अब बोले परंपरागत खेती नहीं, प्राचीन तरीके से नहीं, बल्कि अब क्या होगा, बोले हम नए तरीके से कृषि करेंगे। इससे बड़े किसान तो कहीं ना कहीं रुष्ट थे कि ये गलत हो रहा है, हम बड़े किसान हैं, हमारे खेतों को छोटे किसानों में बांटा जा रहा है। फिर उसके बाद उसने कहा हम मशीनों व आधुनिक तरीकों से कृषि चाहते हैं। मगर इसमें समस्या क्या थी भैया बहनों? इसमें समस्या ये आ रही थी कि जब खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया तो वहाँ मशीनों से कृषि कार्य करना या वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना संभव नहीं हो रहा था। और ऐसे समय में सरकार ने एक प्रयास किया। क्या प्रयास किया कि बोले हम कृषि का सामूहिकरण करेंगे, माने सभी खेतों को मिलाकर बड़ा खेत बनाया जाएगा और वहां पर मशीनों को चलाना और वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना आसान होगा। ये बहनों, इसके लिए बड़े किसान, काफ़ी लोग मजदूर, काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, ज़्यादातर बड़े किसान, और कुछ मध्यम वर्ग किसानों ने इसका विरोध भी किया। परंतु विरोध करने वाले जितने भी थे उन्हें जोर जबरदस्ती की गई और वे लाखों की संख्या में गिरफ्तार कर लिए गए। बोले जो भी ऐसा करेगा उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ तक भैया बहनों उन्हें गिरफ्तार किया गया, काला पानी जहाँ पर एकदम ठंडा स्थान है वहाँ पर डाल दिया गया ताकि लोग वहाँ मरते रहें। इस जोर जबरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि संकटग्रस्त रही। यहाँ तक परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1932 से 34 के बीच भीषण अकाल पड़ गया भैया बहनों। लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए। लेकिन 1936 तक कृषि सामूहिकरण पूरा हो गया और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। 1937 के बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ और वह औद्योगिकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। भैया बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रांति के बाद सोवियत रूस के विकास को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा। उनके विरोधाभासों पर कई इतिहासकारों ने ध्यान आकृष्ट किया है। भैया बहनों, उस समय रूस में लगातार एक प्रयास चल रहा था कि महिलाओं को समाज में भी समान अधिकार मिले। उसके साथ साथ निरक्षरता में भी भारी कमी आई। सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादन कार्य पर जोर दिया गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि उस समय रूस में प्रयास किया गया कि हमारा रूस कैसे शक्ति संपन्न बने। लेकिन जो राजनैतिक व्यवस्था थी सोवियत रूस में वो बड़ी जटिल थी। वहाँ बहुदलीय प्रणाली की जगह एक साम्यवादी ही दल है, मतलब उसी को मान्यता प्राप्त है। इस कारण लोगों के सामने राजनैतिक विकल्प मौजूद नहीं थे। भैया बहनों, इस कारण से वहाँ किसानों को, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं थी, लोगों को सरकार की आलोचना करने की आज़ादी नहीं थी। अर्थात वहाँ पर साम्यवादी दल की बातों को आपको मानना ही पड़ेगा और जो साम्यवादी विचारों को नहीं मानता था उसे देशद्रोही घोषित कर, गिरफ्तार कर उसे मार डाला जाता था। इस तरह जहाँ एक और गरीबों को राजनीति में भाग लेने का मौका तो मिला भैया बहनों, परंतु उनके पास विकल्प ना होने के कारण लोकतंत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया। सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूर दराज के देशों और खास करके उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों को लड़ने वाले इस रूस की इस क्रांति ने लोगों में प्रेरणा जागृत किया, प्रेरणा प्रेषित किया, अर्थात उसमें नई प्रेरणा जागृत हुई और वे भी रूस की राह पर चलने के लिए प्रयास करने लगे। रूस की साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बनाया गया और हर देश में उस तरह की पार्टियों का निर्माण हुआ। इनके आंदोलन के दबाव से हर देश में मजदूरों के कल्याण व किसानों को जमीन पर अधिकार देने के लिए कानून बने और ठोस व्यवस्थाएं बनी। भैया बहनों, इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि सोवियत रूस में इस तरीके से जब क्रांतिकारी औद्योगिकरण पर और कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ, उसने क्या प्रयास किया कि हम अपने बलबूते अपने देश का विकास करेंगे, हम किसी से कर्ज नहीं लेंगे, हम किसी को निवेश के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे, अपने किसानों को टैक्स लगा करके, मजदूरों को कम वेतन दे करके अपने देश के औद्योगिकरण को कैसे बढ़ाएं, कृषि को कैसे बढ़ाएं और अपने बल पर रूस एक ताकतवर औद्योगिक देश के रूप में उभर कर सामने आया। और जब देश में आर्थिक मंदी का दौर आया भैया बहनों,
तो उस समय सोवियत रूस इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। उसका कारण औद्योगिकरण और कृषि कार्य में परिवर्तन रहा है। इसके कारण रूस औद्योगिकरण से एक सुसंपन्न राष्ट्र की ओर आगे बढ़ पड़ा। आज के कालखंड में इतना ही। धन्यवाद। अगले कालखंड में और चर्चा करेंगे।